वेलकम टू होमी विजन। ये सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें कि हमारा टारगेट है डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो। इसमें इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या करता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि उसमें केवल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई सर्किट नहीं होता है नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं जिसमें कि केवल इंडक्टेंस हो या केवल कैपेसिटेंस हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब कि आइडियल कंडीशन में पूछ रहा है, कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, ठीक है, डज नॉट टेक पावर एट ऑल फ्रॉम अ लाइन, takes power from the line during some part of the cycle and then return back to it during the other part of the cycle, none of the above। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये takes power from the line during some part of the cycle and then return back it to during the other part of cycle। ये क्या करता है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं उस समय एसी करंट, इंडक्टर हमारा एसी पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि डीसी के लिए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इस इंडक्टेंस एज ए रेजिस्टेंस या कुछ नहीं, एज अ वायर की तरह काम करेगा। इसी के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टेंस। तो इसमें क्या होगा कि एक साइकिल के टाइम पे ये चार्ज होगा, मतलब कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, और दूसरी साइकिल जब आएगी उस समय ये एनर्जी अपनी डेसिपेट करके या देगा एनर्जी आउटपुट में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंडक्टेंस अफेक्ट्स द डायरेक्ट करंट फ्लो। इंडक्टेंस अफेक्ट करता है डायरेक्ट करंट फ्लो को ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ, only at the time of turning on, at the time of turning on and turning off, at all the time of operation। देखिए all the time of operation नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइम एक्सेस है और ये हमारा वोल्टेज एक्सेस या एम्पलीट्यूड एक्सेस कह लीजिए इसको। इस समय क्या होगा कि जैसे ही हमने सर्किट यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए आपको 3 वोल्ट देना है इनपुट में इंडक्टेंस के अक्रॉस, लेकिन हम 3 वोल्ट डीसी दे रहे हैं, तो डीसी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, हम सर्किट को ऑन करेंगे तो एक बार में अचानक यहाँ से ट्रांजिएंट आएगा, फिर जाके कुछ देर में जाके वो स्टेबल होगा। तो ये कह रहा है इसी समय पे, इस समय पे ये एट द टाइम ऑफ ऑन एंड एट द टाइम ऑफ ऑफ के टाइम, दोनों टाइम ही काम करेगा। कब? डीसी के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज ऑन करते हैं तो उस समय ट्रांजिएंट होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं एक सिग्नल, जैसे कि ये है हमारा एसी, ठीक है, एक पावर सप्लाई है हमारे पास जिसमें कि हमने एसी इनपुट दिया और एक उसी पावर सप्लाई में हमारा आउटपुट आने वाला है डीसी। लेकिन इस समय क्या होगा कि जैसे ही हमने पावर ऑन किया, जैसे मान लीजिए हमने जस्ट अभी पावर ऑन किया है एसी का, तो तुरंत आउटपुट में आ नहीं जाएगा पावर, क्योंकि जैसे कि इतनी बड़ी सर्किट है, यहाँ से हमने इनपुट दिया एसी और पूरा एक सर्किट यहाँ पे काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे कहीं आएगा डीसी हमारा आउटपुट। ठीक है, इस सर्किट से होने के बाद तो क्या होगा, इस सर्किट का कुछ तो डिले टाइम होगा, जैसे कि मान लीजिए 0.3 या 300 मिली सेकेंड। ठीक है, इतना डिले टाइम है। तो क्या होगा, जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं उसके कुछ समय बाद यहाँ से डीसी बनना शुरू होती है। वो भी ये डीसी एग्जैक्ट शार्पली नहीं बनती है, कुछ ट्रांजिएंट आता है पहले, उस ट्रांजिएंट के बाद डीसी आती है, स्मूथ डीसी आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ, दोनों के टाइम पे वो हमारा इफेक्ट करेगा। कब? इंडक्टेंस। ठीक है, ऑन के टाइम पे भी ऐसा होता है, और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा कंटिन्यू एसी फ्लो हो रही है, उसी समय हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अचानक आके कट कर दिया, मतलब पावर सप्लाई बंद कर दी इनपुट की एसी की, तो उस समय क्या होगा कि वोल्टेज हमारा ऐसे डाउन होगा और फिर आके जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पे अचानक ऐसे डाउन होकर ऐसे आ जाएगा, नहीं, वो रैपिडली ना डाउन होके वो ऐसे डाउन होता है। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मतलब 1.3 मिली सेकेंड या ऐसा होता है। अच्छी पावर सप्लाई हुई, कॉस्टली हुई तो ऐसा होता है, मतलब अच्छी पावर सप्लाई होगी तो कॉस्टली होगी। ठीक है, जैसे मेड ऑफ जर्मनी की बनी हुई या श्रॉफ की हुई, मैं मतलब आपको ब्रांड बता रहा हूँ किस ब्रांड की, श्रॉफ या OCA, एक ओका की भी आती है, ये सब बहुत कॉस्टली है बट इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वेरीज। जो इंडक्टेंस होता है आपका कॉइल का, वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक कोर, directly as square of the number of turn, directly as the permeability of the core, inversely as the length of the iron path। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? ये ए और डी, ये हमारा डिपेंड करता है डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक कोर
और इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द आयरन पाथ। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.1। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। पर ऐसे अचानक अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में जब आपके पास कैलकुलेटर होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिना कैलकुलेटर के आपको वैल्यू याद नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर द सर्किट शोन इन दी गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ये है आर। सो एज टू ऑब्टेन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4 वोल्ट, यानी हमें यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज आएगा ये चाहिए हमें 2.4 वोल्ट। ठीक है, एज्यूम डायोड हैव अ ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट एट 1 मिली एम्प्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर इसमें हम 1 मिली एम्प्स की करंट फ्लो हो रही है तो इस डायोड के अक्रॉस कितना 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, उसने बोला है ऐसा। इसके अक्रॉस भी 0.7, इसके अक्रॉस भी 0.7। देखिए अगर हम 0.0 0.7 0.7 0.7 लेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा 2.1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा देखिए अगर हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.1 वोल्ट है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2.1 अपॉन आई कितना है हमारा 1 मिली एम्स। 1 मिली एम्स मतलब ये कितना आएगा हमारा, 10 में से 2.1 जाएगा तो 10 माइनस 2.1 ये आएगा हमारा 7.9। और देखिए नीचे मिली एम्स में है तो ऊपर आ जाएगा के। तो ये देखिए ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि डायोड हमारा लीनियर डिवाइस नहीं है, केवल रेजिस्टेंस हमारा लीनियर डिवाइस है। डायोड हमारा नॉन लीनियर डिवाइस है, तो डायोड अपना इक्वेशन फॉलो करेगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी -1। -1 इस वाले में नहीं है, पूरे में -1 ई से है। ठीक है, ई किस पूरा इस वाली वैल्यू से जितना भी ये आएगा इस वैल्यू से हम पूरा -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक है, ईटा की वैल्यू हम 1 बाई डिफॉल्ट लिए हुए हैं, तो यहाँ पे वी डी अपॉन वी टी आ जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो देखिए पहला जो कंडीशन दिया हुआ है इन्होंने आई एम दिया है कितना 1 मिली एम्स। ठीक है, इससे लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए आई एम इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर वी डी कितना है 0.7 अपॉन वी टी दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अभी देखिए हमारा वी नॉट जो है आउटपुट हमारा ये वाला हमें चाहिए। ये कैसे आएगा, जब हम सभी डायोड के अक्रॉस 0.8 वोल्ट ड्रॉप कराएं। ठीक है, देखिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कभी वो कह दिया 2.7 या 2.9 तो ऐसा नहीं सोचना है। वो उन्होंने बोला है 0.8 0.8 0.8 मतलब 2.4 चाहिए हमें, तब 0.8 0.8 0.8 हम ड्रॉप कराएंगे तो हमारा 2.4 वोल्ट आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब अगला इक्वेशन जो हमारा बनेगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर 0.8 अपॉन वी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए आई अपॉन आई एम इंटू आई नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ई टू द पावर 0.8 अपॉन वी टी अपॉन ई टू द पावर 0.7 अपॉन वी टी। वी टी क्या होता है हमारा थर्मल वोल्टेज होता है, और थर्मल वोल्टेज क्या होता है के टी बाई क्यू। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं के टी बाई क्यू को, तो के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन है। और टी है हमारा टेम्परेचर किस पे 300 केल्विन पे, क्योंकि हमें सबको एक यूनिट में रखना होगा। इसी यहाँ पे जूल पर केल्विन है तो यहाँ पे भी केल्विन में रखना होगा। और क्यू है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं पूरा तो यहाँ पे वी टी कितना आता है 25.6 मिली वोल्ट, या इसको नियरली हम 25 मिली वोल्ट, या वोल्ट में हम कितना लिखेंगे 0.025 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन। ये मैंने आपको वीटी की वैल्यू हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे वीटी बता दिया कैसे आएगा। ठीक है, वीटी होता है थर्मल वोल्टेज। और थर्मल वोल्टेज क्या है, जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके मतलब उसमें एक वोल्टेज जनरेट होता है, यही होता है पर डिग्री सेल्सियस वो 0.025 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। देखिए आई अपॉन आई एम ये आ जाएगा हमारा ई टू द पावर 0.8 अपॉन वी टी माई इंटू यहाँ पे भी हम ई को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया 0.7 अपॉन वी टी। ठीक है, जब आधार समान होता है दोनों का बेस ई है तो घातें जुड़ जाती हैं,
ये इसकी घात है, ये इसकी घात है। घात मतलब कि पावर है ना। जब बेस समान होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये हो गया e टू द पावर 0.8 ऐड हो जाती है। मतलब देखिए इसको हम यहाँ से नीचे था ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसकी पावर के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर ले गए तो वी टी माइनस 0.7 अपॉन वी टी। ठीक है, ये आ गया आपका e टू द पावर कितना 0.1 अपॉन वी टी। अब वी टी की वैल्यू हम रख देंगे तो कितना आएगा e टू द पावर 0.1 अपॉन वी टी कितना है हमारा 0.025। ठीक है, तो यहाँ से हमारा e टू द पावर कितना आ जाएगा, देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 0.1 अपॉन 0.025। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाइए आई अपॉन आई एम इक्वल टू ई टू द पावर 4, यानी आई इक्वल टू आई एम इंटू ई टू द पावर 4। अब ई टू द पावर 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए ई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है। ई टू द पावर 4 की वैल्यू है कितना 54.59। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटू आई एम, और आई एम कितना है हमारा 1 मिली एम्स। तो हमारा कितनी करंट आ जाएगी आई इक्वल टू 54.59 मिली एम्स। देखिए अगर हम इतनी करंट फ्लो करा दें कितना 54.59 मिली एम्स, तो एवरी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा 0.8 वोल्ट। 1 मिली एम्स पे 0.7 है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम 2 मिली एम्स फ्लो करा देंगे तो हमारा वोल्टेज जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब कि 7 पॉइंट जस्ट डबल हो जाएगा। ये लीनियर डिवाइस नहीं है, ये नॉन लीनियर डिवाइस है हमारे डायोड। तो इसीलिए हमें 54.59 मिली एम्स करंट फ्लो करानी पड़ेगी 0.8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये 54.59 मिली एम्स इतनी करंट फ्लो करानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू ही पूछा है वो, कि आउटपुट में अगर 2.4 वोल्ट ड्रॉप मतलब चाहिए हमें आउटपुट, तो उस समय आर की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो आउटपुट में पूछा क्या है 2.4 वोल्ट कब आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। आर इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पे कितना आया 2.4 अपॉन ये जो मिली एम्स में करंट आई है हमारी, कब, जो जब हमें आउटपुट में 2.4 वोल्ट मिल रहा है तब। तो ये है 54.59, ये है हमारी मिली एम्स में। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस समय आएगा किलो ओम में। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 माइनस 2.4 करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 2.4, ये आएगा हमारा 7.6। ठीक है, ये आया 7.6 डिवाइड बाई 54.59। अच्छा देखिए इस मिली एम्स को हम अगर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस समय जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा सिर्फ ओम में, टोटल कुल ओम में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7600 अपॉन 54.59। अब ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी आएगी ओम में, तो ये देखते हैं कितना आता है। देखिए 7600 डिवाइड बाई 54.59, ये आएगा आपका 139.21 ओम। ओके, यही हमारा आंसर है। ये किसके नियर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ से लिखते हैं, इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है एल बाई आर, और कैपेसिटिव सर्किट के लिए टाउ बराबर क्या होता है आर सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीजेज ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए टाउ का डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो होता है इंडक्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो, और टाउ क्या होता है 1/r, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तब टाउ इंक्रीज होगा, और इंडक्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तब भी टाउ इंक्रीज होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, पहला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज यूजुअली इम्प्रूव्ड बाई कनेक्टिंग अ कैपेसिटर टू इट इन पैरेलल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए पैरेलल। ठीक है, पांचवे का पैरेलल सीरीज आइदर ए और बी नन ऑफ दी अबव। नहीं, जब पावर फैक्टर में इंप्रूव करना होता है तो हम इंडक्टिव सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन अ हाईली कैपेसिटिव सर्किट द अपरेंट पावर इज इक्वल टू दी, हाईली कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास, अपरेंट पावर इज इक्वल टू दी एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू दी, रिएक्टिव पावर इज मोर देन दी अपरेंट पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर इज
मोर देन द एक्चुअल पावर इज मोर देन इट्स रिएक्टिव पावर। नहीं, तो इसका सही ऑप्शन सी है, रिएक्टिव पावर ज्यादा होती है किससे, एक्चुअल पावर से, ठीक है, हाईली कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पावर फैक्टर ऑफ दी फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो। देखिए इनमें से कह रहा है पावर फैक्टर किसका जीरो होता है। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट होगी जो हमारे पास, या हाईली इंडक्टिव सर्किट, या आइडियली हम कह सकते हैं इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट, उसका पावर फैक्टर होता है जीरो, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो। और जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें ट्रू पावर नहीं होती है, या ट्रू पावर जीरो होती है, ठीक है। और उसमें टोटल कौन सी पावर होती है, उसमें रिएक्टिव पावर ही होती है आइडियली। और कॉस पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस पाई फाई, और पाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड। ये है टोटल आपका रिएक्टिव पावर, यहाँ पे होता है आपका ट्रू पावर या एक्टिव पावर। तो यही जब जीरो है तो आपका कॉस पाई जीरो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो, किसका, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो, ठीक है। तो इसका होता है बी और सी, इन दोनों का सही ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी। तो हमने अभी आपको पीछे बताया कि किसका यूनिटी होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट हाई, ठीक है, टू रिड्यूस लाइन लॉसेस, सही है, टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ जनरेटर लाइन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, टू रिड्यूस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, ड्यू टू ऑल एबव रीजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। पावर फैक्टर क्या है हमारा, 0 से 1 के बीच में होता है। अगर हम इसको पावर फैक्टर का हाईएस्ट रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये सारे हमारे ये सब लॉसेस वगैरह नहीं होते हैं, या कम से कम लॉसेस होते हैं, और जनरेटर जितनी पावर जनरेट करता है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन लॉस फ्री आरएलसी सर्किट द ट्रांजिएंट करंट इज। लॉस फ्री जो आरएलसी सर्किट होगा उसमें जो ट्रांजिएंट करंट भी होती है वो साइनोसाइडल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज टू एससीआर। इनमें से कौन सा, किसके कारण परमानेंट डैमेज नहीं हो सकता एससीआर का। हाई करंट, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, इससे डैमेज हो सकता है। हाई टेम्परेचर राइज सेमीकंडक्टर है, डैमेज हो सकता है। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, इससे भी डैमेज हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, हाई करंट। हाई करंट अगर फ्लो हो रही है एससीआर में तो उसके रेटेड करंट के बराबर फ्लो हो रही है तो वो बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर अचानक हाई करंट, ये राइज ऑफ करंट अचानक बहुत ज़्यादा से बढ़ेगी तो उस समय वो हमारा एससीआर फेल कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इन अ कम्यूटेशन सर्किट एम्प्लॉयड टू टर्न ऑफ एन एससीआर सेटिस्फैक्ट्री, टर्न ऑफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन। सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज लेस देन होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, ठीक है। सर्किट टाइम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, नहीं। सर्किट टाइम कांस्टेंट इज लेस देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। सर्किट का टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए किसके, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, थैरिस्टर आर क्लासिफाइड एज इन्वर्टर ग्रेड और कन्वर्टर ग्रेड बेस्ड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो टर्न ऑफ टाइम पे, टर्न ऑन टाइम पे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज या होल्डिंग करंट पे। ये डिपेंड करता है सी, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे। किसको अगर हमें इन्वर्टर ग्रेड में इन्वर्टर ग्रेड या कन्वर्टर ग्रेड मतलब कि आपको चॉपर की बात कर रहा है। और चॉपर क्या होता है हमारा, चॉपर हमारा होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। उसमें अगर हम यूज करते हैं तो डिपेंड करता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हेन कंपेयर टू दोज ऑफ अ सिमेट्रिकल थायरिस्टर द टर्न ऑफ टाइम एंड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ एन असिमेट्रिकल थायरिस्टर आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका है आपका लार्ज एंड लार्ज, लार्ज एंड स्मॉल, स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल एंड स्मॉल। तो दोनों होता है स्मॉल। यहाँ पे देखिए क्या कहा है आपको, ये अगर हम कंपेयर करें किससे, सिमेट्रिकल थायरिस्टर से, द टर्न ऑफ टाइम एंड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ एन असिमेट्रिकल थायरिस्टर, तो दोनों क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल या छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, द टर्न ऑन टाइम ऑफ है
ऑफ एज SCR इज 5 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, टर्न ऑन टाइम जो है हमारा वो कितना है, 5 माइक्रो सेकेंड है। इट्स ट्रिगर पल्स, जो इसको ऑन करने के लिए हमें ट्रिगर पल्स चाहिए किसमें, देखिए गेट पे जो हमें ट्रिगर पल्स चाहिए, शुड हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा होना चाहिए, शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ 2.5 माइक्रो सेकेंड, लॉन्ग राइज टाइम विथ पल्स विथ 3 माइक्रो सेकेंड, शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ 6 माइक्रो सेकेंड, शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ 5 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए यही ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए शॉर्ट राइज टाइम कहने का मतलब ये है आपका कि ये जैसे है, तो यहाँ से ये 10% से 90% पहुंचने में उसको बहुत ही कम टाइम लगना चाहिए, शॉर्ट राइज टाइम। लेकिन पल्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए आपकी, 5 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना चाहिए। तो हम इसमें 6 वाले पे ना लगा के 5 वाले से भी ऑन हो जा रहा है, तो इसलिए हम 5 वाले पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट पल्स टू थायरिस्टर इज इंक्रीज्ड देन, अगर हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं किसका, गेट पल्स का, तो क्या होता है, बोथ ये है, वो डिले टाइम एंड राइज टाइम वुड इंक्रीजेस, the delay time would increases but rise time would be decreases, the delay time would decreases but the rise time would increases, the delay time would decreases while the rise टाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। जो डिले टाइम होता है वो क्या होता है आपका, द डिले टाइम वुड डिक्रीजेस, डिले टाइम मतलब कि ऑन होने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी से ऑन हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट से भी ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा SCR बर्न हो जाएगा। अभी हमने पीछे देखा है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और राइज टाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गेट 2010 में आया हुआ है, और हम लोग जो डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन देते हैं पेपर, वो चाहे DAE का हो या इसरो का हो या DRDO का हो, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के दोनों में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो सर्किट सोन यूजेज अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ VB इक्वल टू 0.7 वोल्ट, IC इक्वल टू है IE के, एंड DC करंट गेन मतलब कि आपको बीटा दे दिया है 100, द वैल्यू ऑफ V0। देखिए V0 हम कैसे निकालेंगे, जो करंट इस रजिस्टर RE में फ्लो होगी, IE इक्वल टू IC, दोनों सेम ही है। पहली बात देखिए इन्होंने बता दिया IC इक्वल टू IE है, तो चाहे हम IE लिखें चाहे IC लिखें, दोनों आप एक ही समझिएगा। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे कि एक बार इधर KVL लगाएंगे और एक बार इस साइड KVL निकाल लगाएंगे, उसमें हमारा IE की वैल्यू आ जाएगी, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा V0 भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम इनपुट साइड में KVL लगाते हैं, बेस साइड में। देखिए ये आ गया आपका 10 वोल्ट, ये माइनस 10K इंटू IB। क्यों, क्योंकि ये बेस रजिस्टर है तो इसमें करंट फ्लो होगी बेस। यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, VB इन्होंने दे दिया 0.7, माइनस 0.7 माइनस यहाँ पे IE इंटू RE इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब हम अगला स्टेज क्या करेंगे, देखिए 10 माइनस, देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो K में है, इस समय क्या होगा कि हमारा जो IB की वैल्यू आएगी वो मिली एम्स में आएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी मिली एम्स में। तो ठीक है, ये 10 इंटू IB माइनस 0.7 माइनस IE क्या है हमारा, IE इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक बार और आ जाइए, IC अपॉन IB इक्वल टू होता है बीटा, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB। ठीक है, तो यहाँ पे हम IE की जगह लिख लेते हैं बीटा इंटू IB इंटू RE 0। यह है आपका 10 माइनस 10IB माइनस 0.7, ये क्या है, ये VBE है, माइनस बीटा है आपका 100IB, और अगर इस RE की वैल्यू हम यहाँ 100 ओम है, इसको किलो ओम में बदलेंगे तो ये आएगा 0.1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 100 इंटू 0.1 मिलके क्या हो जाएंगे 10। देखिए यहाँ पे आ गया, अगर इस 10 वोल्ट से में से हम 10 वोल्ट से ये 0.7 डिक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 9.3 माइनस 10IB माइनस 10IB। क्यों, क्योंकि ये 100 है और ये 0.1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10IB बचेगा, ये 0, ये -10, ये -10, 9.3 इक्वल टू 20IB। ठीक है, ये आगे हम जाएंगे तो ये कितना आएगा 9.3
ठीक है, ये 1 मिनट रुकिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका आएगा क्या, आई बी इक्वल टू 9.3/20। ये कितना आएगा, करंट की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मिली एम्प्स में। यूनिट पे बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं यूनिट अगर आपकी गलत हुई तो आंसर गलत आ जाएगा और यहाँ मैच भी नहीं करेगा। तो ठीक है, देखते हैं 9.3 डिवाइड बाई 20, तो ये आएगा आपका 0.465 मिली एम्प्स। ठीक है, अब हमें आईसी निकालना है। तो देखिए आईसी इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू आई बी, और बीटा कितना है आपका 100 इंटू 0.465, तो ये कितना आ जाएगा आपका 46.5 ये मिली एम्प्स। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे वी नॉट निकालते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, आई सी इंटू आर ई, या इसी को लिख सकते हैं आई ई इंटू आर ई। देखिए आई ई कितना दिया है हमारा, आई है हमारा 46.5 मिली एम्प्स इंटू रजिस्टेंस की वैल्यू हम रख रहे हैं किलो ओम में 0.1 के। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 4.6, ये के है ना, तो मिली और के किलो ओम कैंसिल हो जाएंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 4.65 वोल्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ आर एल इक्वल टू आर सी इक्वल टू 1 के देन द वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पहली बात तो आप लगा लेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रजिस्टेंस दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कितना है +5 वोल्ट कनेक्टेड है। ठीक है, इनपुट में हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इनपुट ऑन नहीं होगा हमारा, ये ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में नहीं आएगा। बाय द वे अगर ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कंडीशन में आ जाता तो उस समय क्या होता कि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है इसके थ्रू, इस वाले में करंट नहीं जाती। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 के। यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब इसका यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो करंट इसके थ्रू आ जाती है। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आता है वो हम कैसे आएगा वो हम बाद में देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, ये देखिए आर सी है आपका और ये है आपका आर एल, यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए। अब अगर ये है हमारा 1 के, ये है हमारा 1 के, तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड लग जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। देखिए वी नॉट इक्वल टू 1/1 + 1 इंटू 5, मतलब 1/2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो जो 2.5 वोल्ट के नियर है उसी को हम आंसर बताएंगे आपको। तो इसका ऑप्शन सही है क्या, बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। एज्यूम वी सी इक्वल टू 0.2 वोल्ट। हमें कलेक्टर टू इमीटर सेचुरेशन वोल्टेज दे दिया है कितना, 0.2 वोल्ट। बीटा है आपका 50। द मिनिमम बेस करेंट रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इन द गिवन फिगर टू सेचुरेशन इज। हमें कह रहा है कि अगर हमें बीटा दे रखा है इन्होंने 50 और वी सी ई जो सेचुरेशन में दे रखा है वो दिया है 0.2 वोल्ट। कह रहा है कि मिनिमम बेस करंट कितनी चाहिए जिससे कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाए। ऑन कब होगा, जब इस वी बी ई बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, इससे ज़्यादा होगा तब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले मिनिमम बेस करंट कैसे निकालेंगे, देखिए बेस करंट निकालने के लिए हमें चाहिए आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा। तो बीटा हमें दे रखा है, हम अगर आई सी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई सी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं, मतलब केवीएल लगाते हैं। देखिए 3 माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस वी सी ई, यहाँ पे आर ई नहीं है इसीलिए हमने आर ई नहीं लगाया, अगर आर ई होता तो वो भी माइनस आर ई इंटू आई ई हो जाता। अभी ये नहीं है तो इसीलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 माइनस आई सी कितना दे रखा है यही हमें निकालना है, आर सी कितना है 1 के, माइनस वी सी कितना है 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो 3 माइनस 0.2 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका आई सी इक्वल टू 0.2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2.8। ठीक है, अपॉन 1, यहाँ से ये वाला 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये इतने मिली एम्प्स। ठीक है, आई सी इक्वल टू आ गया आपका 2.8 मिली एम्प्स। अब चलिए हम निकाल लेते हैं क्या आपको चाहिए, आई बी। तो आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा 2.8 डिवाइड बाई 50। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 2 कितना होगा 6,
5.6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आ गया आपको। देखिए जब ऐसे सवाल आया करें नीचे 50 हो या 2.5 हो या ऐसा हो कि आप उसको 100 बना सकते हैं या 0 बना सकते हैं, तो पहले उसको 10 के टर्म्स में बना लीजिए। अगर 10 के टर्म्स में बना लेंगे आपको तो भाग देने में आसान होगा। ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अभी तो हमारे पास रूम पे सॉल्व करते समय क्या होता है, कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, बट पेपर में नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीचे अगर हम 10 का टर्म्स बना लेंगे, 10, 100, 1000, तो उससे हमें भाग देने में बहुत आसान होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 10 का टर्म्स बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह अगर नीचे 2.5 होता तो मैं 4 से नीचे मल्टीप्लाई करता और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करता, तो ये 10 हो जाता हमारा नीचे वाला, ऊपर जो भी आता उसको हम तुरंत डिवाइड कर देते। क्यों? क्योंकि गुणा से ज़्यादा आसान, मतलब मल्टीप्लाई से ज़्यादा आसान होता है भाग देना, लेकिन कब? जब नीचे 10 हो तब, या 10 के मल्टीपल में हो तब, ठीक है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आएगा आपका 0.056 मिली एम्स आया है ना। इसको अब हम माइक्रो एम्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक को बाहर लाएंगे, ये 1 2 3, 3 पॉइंट हम बाहर लाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 56 माइक्रो एम्स, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन V input is greater than 0, ट्रांजिस्टर इज ऑफ, ठीक है। V input इज ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0, द ट्रांजिस्टर इज ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखिए सही है। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज जो यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, अगर वो 0 हो या 0 से कम होगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये है प्लस, ये है माइनस। बेस टू इमीटर वोल्टेज जो होगा आपका VBE, वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। IB की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, IC अपॉन HFE। HFE मतलब क्या है आपका, बीटा। HFE हम यूज करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर में, और बीटा यूज करते हैं हम नॉर्मली। देखिए हमने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि IB की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही थी, IC अपॉन बीटा पे। तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी IC अपॉन बीटा से IB की, तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन 2 भी है। IB की वैल्यू अगर कम होगी IC अपॉन HFE से, तो ट्रांजिस्टर इज ऑन नहीं, तब ऑन नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं ऑन होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है, 2 एंड 3, ये मैच कर रहा है सी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ VBE आपको दे रखा है 0.8 वोल्ट एंड बीटा इज 100, ठीक है। देखिए बेस टू इमीटर वोल्टेज जो फॉरवर्ड दे रखा है उन्होंने 0.8 वोल्ट, और बीटा दे रखा है आपको 100। अगर उन्होंने 0.8 वोल्ट दे रखा है तो आपको इसी को यूज करना है, अपने से नहीं रखना है कि 0.7 वोल्ट रख देंगे। VCE दे रखा है इन्होंने 0.2 वोल्ट, इज यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ RC फॉर विच ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेशन कंडीशन, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन कंडीशन में आ जाए। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम दोनों साइड KVL लगाएंगे और उससे हम RC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक इनपुट में लगाएंगे ये वाला, एक मेष 1 और मेष 2 पे, ठीक है। तो पहले इनपुट में लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से चलेंगे तो ये हमने ले लिया है -5 माइनस 200 इंटू IB माइनस VBE कितना है 0.78 इन्होंने दे रखा है सेचुरेशन में 0.8, ठीक है। तो यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमने पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज गलती कर दी है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पे अगर आप पहला वाला सिंबल सिलेक्ट करते हैं माइनस वाला, तो इसमें भी पहला लीजिए, इसमें भी पहला लीजिए। तो यहाँ पे ये -5 वोल्ट होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये 200 IB इक्वल टू 5 माइनस 0.8, तो ये आपका IB कितना आ जाएगा आपका 4.2 डिवाइड बाई 200। IB जो भी आएगा आपका, सारी वैल्यू हमने के में रखी है, किलो में रखी है, तो हमारी जो करंट आएगी वो आएगी मिली एम्स में। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है मेगा ओम में, तो हमारी करंट आती है माइक्रो ओम में। इसी तरह मिली किलो ओम में है तो मिली एम्स में आंसर आएगा, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे 4.2 को हम डिवाइड करेंगे 200 से, ठीक है। 4.2 डिवाइड बाई 200, ये आएगा आपका 0.021 मिली एम, ठीक है। अब हम IC निकाल लेंगे, तो IC इक्वल टू क्या है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB।
बीटा उन्होंने दे रखा है, बीटा कितना दिया है 100 इंटू आई बी कितना है 0.021। देखिए 2 अंक हम पीछे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.1 मिली एम्स, ठीक है। और आरसी की वैल्यू कैसे आएगी, अब आईसी हम निकाल लिए हैं तो आरसी की वैल्यू आएगी, अब इधर हमें केवीएल लगाना पड़ेगा। तो चलिए आउटपुट में हम केवीएल लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू 0। तो आई सी इंटू आर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस वी सी ई, आर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 0.2 अपॉन आई सी कितना दे रखा है इन्होंने 2.1 मिली एम्स। ये हो जाएगा आपका कितना 9.8 डिवाइड बाई 2.1। तो 9.8 डिवाइड बाई 2.1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46667, ये नहीं 466 किलो में आ रहा है ना आपका, तो ये आ जाएगा 4.6667। ये आपका किस में आएगा आंसर, क्यों करंट किस में है आपकी मिली एम्प्स में, तो आंसर किस में आएगा किलो ओम में। अगर इसको आप सिर्फ ओम में बनाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए 4666.7 ओम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इन द ट्रांजिस्टर सर्किट shown below the collector to ground voltage is plus 20 volt, the possible condition is। देखिए ये कह रहा है यहाँ से और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज है वो आ रहा है आपका प्लस 20 वोल्ट। इस कंडीशन में कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा ये पूछा हुआ है। कलेक्टर इमीटर टर्मिनल शॉर्टेड, कलेक्टर और इमीटर जो टर्मिनल होगा वो शॉर्टेड होगा नहीं। देखिए अगर हम टर्मिनल और कलेक्टर और इमीटर को शॉर्ट कर देंगे तो उस समय क्या होगा, सारी करंट इसके थ्रू फ्लो होने लगेगी। यहाँ पे हमारा ग्राउंड ही आ जाएगा, मतलब कि 0 वोल्ट आएगा, 20 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है इमीटर टू ग्राउंड कनेक्शन ओपन, ये है आपका इमीटर और ग्राउंड कनेक्शन ओपन है, ठीक है। ये कंडीशन आ सकती है आपकी 20 नंबर 2 का बी आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक सेकंड के लिए मान लें यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कनेक्ट ही नहीं किए हैं हम, तो यहाँ पे ओपन सर्किट रहेगा, यहाँ पे ऐसी सर्किट बनेगी, देखिए कुछ यहाँ पे, ठीक है, ओपन सर्किट बनेगी। तो चाहे आप यहाँ पे वोल्टेज मेजर करें या यहाँ और इस वाले पॉइंट के बीच में मेजर करें, तो आपको कितना मिलेगा, यही वाला तो मिलेगा प्लस 20 वोल्ट। ये आर की वैल्यू चाहे जितनी हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में आर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर यही सर्किट क्लोज हो जाती तब इस आर की वैल्यू पे करंट डिपेंड करने लगती, इसमें फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा प्लस 20 वोल्ट, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।